नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। आपके सवालों का मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर एक बार फिर से गिरावट बढ़ रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 44,700 रुपए के करीब है और इस वक्त गोल्ड में करीब करीब 200 रुपए की नरमी है। चांदी भी दबाव में है। क्रूड का मार्केट बिल्कुल रेंज में है। तो कुल मिलाकर बुलियन मार्केट में तेजी टिक नहीं पा रही है। हर तेजी के बाद बाजार बिकवाली का शिकार होता है। सवाल यह है कि आज शाम के कारोबार में ऐसे में करना क्या चाहिए। तो मेरा पहला सवाल भाविक पटेल जी आपसे ही होगा कि आज इवनिंग मार्केट में गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना फायदे का सौदा होगा। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, अभी भी गोल्ड में अगर देखें तो थोड़ा बहुत दबाव ज़रूर है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1700 के ऊपर है, पर हमारे यहाँ फिर भी अभी नेगेटिव है। तो आई थिंक जब तक वो 44,800 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मेरा व्यू नेगेटिव ही रहेगा। तो इंट्राडे 44,750 के करीब आता है, तो वहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 44,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 44,850 का। ठीक है बीरेन जी, आपका व्यू सर सिल्वर के ऊपर क्या है, चांदी में क्या करना चाहिए? हल्के फुल्के बाउंस पे शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 67,500 के आसपास। इसका 68,800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। हम टारगेट 65,500 से 66 का रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी सोने और चांदी पर। क्रूड का मार्केट बिल्कुल रेंज में ट्रेड कर रहा है, दायरे का बाजार है। क्या दायरे के इस मार्केट में आज के लिए कोई ट्रेड बन रहा है या आज अवॉइड किया जाए भाविक जी? जी ज़रूर से बन रहा है। इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है 4650 के करीब मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं 4740 के टारगेट के लिए, और 4600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अभी भी अगर मार्केट देखें क्रूड में, तो हालांकि ओवरबॉट है, पर कोई सिग्नल आ नहीं रही कि जहाँ से हम कह सके कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो आई थिंक जब तक ओवरऑल एमसीएक्स में 4600 ब्रेक नहीं करता है, तब तक एवरी डिप्स पे बाई करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हर गिरावट पर बाइंग का मौका इसमें बनेगा, आप खरीद कर चल सकते हैं। ये राय है आपकी। बीरेन जी, ओवरऑल मेटल मार्केट को लेकर के अब आपका नया आउटलुक क्या है? क्योंकि मेटल में हमने एक बड़ी रैली देखी, अब मार्केट धीरे धीरे गिरावट के मूड में दिख रहा है। तो मेटल में कोई ऐसा काउंटर जहां पर आपको लगता हो कि आज ट्रेड लेना ठीक रहेगा? यहाँ चाइनीज रेगुलेटर ने जब कहा कि मार्केट में ज़्यादा सट्टेबाजी हो रही है और पॉलिसी टाइटनिंग शायद करेंगे, उसके बाद काफ़ी गिरावट आई है। निकल में एक नई टेक्नोलॉजी आई है कोई, निकल लेटे, उसके हिसाब से भी यहाँ काफ़ी शार्प रिबाउंड था। शार्प सेल ऑफ था यहाँ आज के दिन में। शायद मैं निकल में बॉटम फिशिंग का चांस लूँगा 1160 पे, 1160 पे। टारगेट 1190 से 1200 के आसपास का रहेगा और स्टॉप लॉस 1144 का रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ एग्री काउंटर की, क्योंकि एग्री काउंटर में भी आज बहुत तेज़ी हम खास करके देख रहे हैं। चने में, चने के दाम बहुत बढ़े हैं। चने को लेकर के क्या व्यू है आपका भाविक जी? अभी और तेज़ी बाकी है या आपको लगता है कि 5100 के आसपास मार्केट का टिकना मुश्किल होगा? मृत्युंजय जी, देखिए चने में अभी भी थोड़ा बुलिश ही लग रहा है। इनफैक्ट अगर डिमांड देखें तो मिलर्स की वहाँ से स्टेडी है। इनफैक्ट डिमांड दाल और बेसन की भी जो है वो भी अभी ऑलरेडी अच्छी आ रही है, तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी थोड़ी बहुत और अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट मैं अगर चने में अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट देखूँ, तो मुझे लग रहा है कि 5150 से 5160 के करीब नेक्स्ट वीक में आना चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे रणनीति बाई रहेगी। आई थिंक जब तक 5000 से 4980 के नीचे नहीं जाती, तब तक आई थिंक बाय ऑन डिप से करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम
शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर में ट्रेंड रिवर्सल हो गया, क्या शॉर्ट कर देना नमस्कार, बेहतर पूछिए। हो गया? अच्छा बताइए कॉपर में क्या किया जाए, बताइए बीरेन जी। कॉपर में टेम्पररी शॉर्ट जो आप बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म तो ट्रेंड रिवर्सल है। इसमें 685 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं अगर 2-3 दिन का व्यू है तो, और 662 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है सुशील कुमार का, सूरतगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। नमस्कार। मेरा सवाल है, एक तो है ये कॉटन पे ये कपास कितनी और नीचे जाएगी, और ग्वार में क्या हो रहा है सर? मंदा ही मंदा होते जा रहा है, क्या होगा? कहीं ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा इसका? बताइए बीरेन जी, कपास और ग्वार इन दोनों काउंटर पर क्या व्यू है आपका? कॉटन पे 3 दिन से आइस कॉटन यानी जो न्यूयॉर्क कॉटन है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है 96 से 82 तक की। तो यहाँ भी करीबन मार्केट 1500-2000 रुपया डाउन है। गवार काफ़ी टाइम से डिप्रेस है, यानी 37-39 के बीच ही घूम रहा है। गवार में मैं ज़्यादा मंदी नहीं देख रहा हूँ, मीन्स 37 के नीचे नहीं देख रहा हूँ, बट ये बढ़ नहीं पा रहा है, जिसकी कुछ वजह इंटरनेशनल रिलेटेड है। कॉटन में मार्केट संभल जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, आशुतोष मोदी हैं कोलकाता से। पूछिए आशुतोष। सर मेरे को सिल्वर फिजिकल जी बाय करना है, तो सर अभी बाय करने के लिए सही वक्त है क्या? बताइए बीरेन जी। अभी फिलहाल थोड़ा डाउन साइड इसमें देख रहा हूँ, तो जो जिसको बार्गेन बाय बोलेंगे, अच्छी बार्गेन वैल्यू, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 63-64 के आसपास का लेवल है, वो बार्गेन के लिए बेटर बार्गेन है, क्योंकि सिल्वर बार बार ये लेवल पे आ रही है पिछले 4 महीने से। अगला सवाल अनुराग जैन का है। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर। सर आपके शो का सर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। आपके शो में कल मैंने एडवाइस की, और सर आज मुझे प्रॉफिट भी हो गया सर। सर और अरे सर, बहुत शुक्रिया जी जी जी। पूछें, अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से पूछते हैं जी। पूछें। और सर वकील साहब का भी सर धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। उन्होंने सोयाबीन का बोला था कि 5300 हो जाएगा, तो उनका भी। और सर मुझे सर चने का सर फिजिकल में स्टॉक करना है सर 4-5 महीने के लिए। तो सर मैं किस भाव पे स्टॉक करना शुरू कर दूं सर? 4-5 महीने के लिए करना है सर। 4-5 महीने के लिए आप चने का स्टॉक करना चाहते हैं। भाविक जी क्या ये भाव जो अभी हम देख रहे हैं मंडियों में, क्या इस भाव पर स्टॉक करना ठीक है क्या 4-5 महीने के लिए? हाँ देखिए, 4-5 महीने के अगर व्यू अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े ज़्यादा है। तो आई थिंक मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा कि जब चने के प्राइसेस 4700 से 4600 के करीब आता है, तो वहाँ से एक बार आप 4-5 महीने के व्यू के लिए होल्ड कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अभी के प्राइसेस आई थिंक थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड देख के ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो एक बार थोड़ा नीचे आता है 4700 के करीब, तो वहाँ से एक बार आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए कि इसमें किस तरह से आप स्टॉक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। अच्छा, इस बीच हमारे साथ भीमा शंकर जुड़ चुके हैं। पूछिए सर। हेलो नमस्कार। सोयाबीन के बारे में क्या करना चाहिए सर? मैं किसान हूँ। सोयाबीन के बारे में क्या करना चाहिए, आप किसान हैं। बीरेन जी बताइए, आपने तो जो टारगेट दिया था वो टारगेट तो हिट हो गया है। नया टारगेट क्या है आपका सोयाबीन पर? नया फर्स्ट टारगेट 5440 रहेगा। सेकंड टारगेट 5550 के आसपास का रहेगा। अभी भी मेरा जो बुलिश व्यू है अभी भी बरकरार है। थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ मैं अब। अच्छा, तो आप ज़्यादा बुलिश हैं। आपको क्या आपको लगता है कि और दाम यहाँ पर सोयाबीन के बढ़ सकते हैं?
पवन है, अगला सवाल पवन का है, चंदोसी से। पूछिए पवन। सर जी, ये मेंथा ऑयल बाई कब करने का है और कब नहीं करने का है, क्या स्थिति बन रही है साहब? ये तो जाम हो गया है, कोई डिमांड आएगी या मद्दा होगा, तेज होगा, क्या लग रहा है साहब? कुछ तो बताओ। काफी समय से यानी पहले आपने बताया कि तेज हो सकता है, फिर तेज हुआ ही नहीं। ये पता नहीं क्या स्थिति चल रही है साहब, जरा कुछ बताओ थोड़ा सा, जो है हम भी जरा। जी क्या लगता है मेंथा में, क्या लग रहा है भाविक जी? आई थिंक देखिए प्राइसेस अगर देखें तो एक रुक सा ही गया है, एकदम स्मॉल मूवमेंट। अगर करीबन 2-3 महीने से मैं देखूँ तो 970 से 950 के बीच में ही आई थिंक आ गया है। तो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम भी इतना नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 980 या 1000 के ऊपर जाता है तो ही आई थिंक थोड़ी बहुत मोमेंटम या बाइंग आनी चाहिए। वरना अगर आप यहीं पे बाय करोगे तो 30 रुपए की मूवमेंट है, तो आई थिंक इसमें ट्रेड लेना मुनाफिक नहीं है, क्योंकि 30 रुपए की रेंज में कोई क्लियर ट्रेंड भी नहीं आ रहा है और कोई ट्रेडर है वो कमा भी नहीं पाएगा। और जी बिजनेस एनसीडीएक्स आईपीएफ की इस खास सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं तिलहन इंडस्ट्री की। जी हाँ, तिलहन इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हर सेक्टर अब इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने की कोशिश में जुट गया है। ऐसे में देश का एडिबल ऑयल एंड सीड्स इंडस्ट्री भी इस कोशिश में है कि कैसे खाने के तेल के इंपोर्ट को कम किया जाए, इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को कम किया जाए और पूरे सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए इस सेक्टर में मौजूद निवेश की तमाम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। आज कमोडिटी की क्लास में हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि तिलहन इंडस्ट्री के लिए कितनी संभावनाएं हैं और उसमें वायदा बाजार की कितनी बड़ी भूमिका है। अगर ये दोनों मार्केट, जो हमारा फिजिकल का मार्केट है और जो फ्यूचर का मार्केट है, अगर इसके बीच तालमेल को और बेहतर बनाया जाए तो इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा काम हो सकता है, कितना बड़ा बूस्टर इस इंडस्ट्री को मिल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में हर साल तकरीबन 125 से 150 लाख टन तक खाने के तेल का इंपोर्ट होता है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर अभी तक निर्भरता ज्यादा है और बढ़ती आबादी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में खाने के तेल की खपत और बढ़ने वाली है। लेकिन बदलते माहौल में देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का भी वक्त आ चुका है, क्योंकि इंपोर्ट बिल से बची रकम का इस्तेमाल खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही घरेलू तेल तिलहन इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिल सकता है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जो धान की खेती के बाद पूरी तरह खाली रहते हैं, खासकर पूर्वी भारत में जहां 110 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है। इन इलाकों में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यही नहीं, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान गेहूं की जगह तिलहन की खेती को प्रोत्साहन दिया जाए तो काम और आसान हो सकता है। कृषि मंत्रालय ने अगले 5 साल में तिलहन उत्पादन मौजूदा स्तरों से 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नेशनल ऑयल सीड मिशन की शुरुआत की गई है। शुरुआती फोकस सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी जैसे तिलहन की फसलों पर है। इसके अलावा सरकार का ध्यान सेकेंडरी सोर्स यानी ऐसी फसलें जिनकी खेती तेल के लिए नहीं होती है लेकिन फिर भी जिनसे तेल उत्पादन होता है, जैसे कॉटन और राइस ऐसी फसलों पर भी है। आमतौर पर देश के बड़े हिस्से में गेहूं और चावल की खेती को ज्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि इन फसलों की खेती में परेशानी कम होने के साथ कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव का जोखिम कम रहता है। लेकिन इसका हल एग्री वायदा बाजार हो सकता है, जहां किसान फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के जोखिम को कम कर सकते हैं। इस दिशा में देश का सबसे बड़ा एग्री एक्सचेंज एनसीडीएक्स अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के जरिए किसानों की मदद कर रहा है। सरसों, अरंडी, सोयाबीन जैसी तिलहन की फसलों में भाव की अनिश्चितता के जोखिम को कम करने के लिए वायदा बाजार में हेजिंग के तमाम तरह के विकल्प एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिसके जरिए किसान या फिर मिलर्स और ट्रेडर्स अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। ऑप्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट का तो छोटे किसान एफपीओ के माध्यम से फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन जरूरत है वायदा बाजार को लेकर जागरूकता फैलाने की, ताकि भागीदारी बढ़े, प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो और तेल तिलहन इंडस्ट्री को नया मुकाम मिले। तो आपने देखी ये रिपोर्ट
कि एडेबल इंडस्ट्री का कितना बड़ा मार्केट है और इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कितनी है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अमित खरे, GCL के AVP हैं कमोडिटी रिसर्च सेगमेंट के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो डिमांड सप्लाई के हालात हैं, जो मिसमैच है अभी, चूंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इसको लेकर के आप जरा और तस्वीर साफ करें और इस गैप को, जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और जिससे हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर बढ़ रही है, इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है। तुरंज भाई, आवाज आ रही है बराबर? जी जी जी। अभी जैसे एक्सपोर्ट और डिमांड की और जो अपना गैप इसमें दिख रहा है सप्लाई और डिमांड का, इसकी अगर हम बात करें तो अभी ऑयल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो भारत जो है फॉरेन से लगभग 150 लाख टन का इंपोर्ट करता है एनुअल। 150 लाख टन का एनुअली इंपोर्ट होता है और इसकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग 75,000 करोड़ के आसपास का होता है। तो ऑयल सेगमेंट में बढ़ावा देने के लिए अभी जो MSP चल रहे हैं ऑयल सेगमेंट के, सरसों के अपना और RM सीड के और सोयाबीन के, उससे प्राइस MSP से काफी ऊपर है। तो MSP से जब प्राइस ऊपर रहेंगे तो किसान कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो किसानों को आय भी अच्छी मिलेगी। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारा जो एक्सपेंसेस है 75,000 करोड़ का, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आएगी। तो इसलिए मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए MSP से ऊपर प्राइस को अभी लाया गया है किसानों की आय दुगना करने के लिए। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होगा और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का वो भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। जी मित्र। अच्छा, ठीक है, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि तिलहन मार्केट को मजबूत करने के लिए, इस बाजार को मजबूत करने के लिए आप डेरिवेटिव मार्केट का इसमें कितना बड़ा रोल देखते हैं और इसमें जो एग्री का हमारा सबसे बड़ा एक्सचेंज है NCDX, उसकी कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इस मार्केट को और मजबूत करने में? मतलब जब NCDX का जब भी स्टार्टिंग हुआ था तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसानों को हेजिंग का एक अच्छा टूल प्रोवाइड किया जाए। किसानों की जो फसल है और अपने जो व्यापारी हैं उनकी जो फसल है जिसमें वो ट्रेड करते हैं, उनकी फसल को NCDX के थ्रू हेज किया जाए। सपोज जैसे अगर सप्लाई कहीं किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ऐसा किसानों के मन में या व्यापारियों के मन में डर लगा रहता है कि प्राइस आगे जाके कम ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए NCDX एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। NCDX के माध्यम से किसान और कारोबारी जो है अपना माल हेज कर सकते हैं। उनका माल जो स्टॉक रहता है NCDX के प्लेटफॉर्म पे वो उसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक NCDX बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है किसानों को फायदा देने के लिए। और भी NCDX ने जो FPO लॉन्च किया है, FPO के थ्रू जो ट्रेड्स होते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ग्रुप है, उनके थ्रू भी किसान काफी हद तक अपने खर्चों को कमी कर सकते हैं। उनके जो एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग के, उसमें कहीं ना कहीं FPO बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत सारे FPOs भी इसका बेनिफिट उठा रहे हैं NCDX के थ्रू। जी ठीक है, ये तो आपने एक ओवरऑल बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बारीक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आसान भाषा में आपसे समझना चाहता हूँ कि इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हम देखते हैं कई बार अलग अलग एग्री की इंडस्ट्री में, ऐसे में तिलहन इंडस्ट्री में जो उतार चढ़ाव होता है, इसमें रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग की कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं? और इस हेजिंग में NCDX के प्लेटफॉर्म पर जो अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार से, चाहे वो ट्रेडर हों, चाहे वो इन्वेस्टर हों, चाहे इंपोर्टर हों, वो इसका फायदा, इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? हेजिंग का टूल्स को हम NCDX के प्लेटफॉर्म पे सपोज किसान के पास 1000 टन का सरसों या फिर सोयाबीन जो भी माल है, तो वो 1000 टन का अपना सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे फॉरवर्ड में या फिर फ्यूचर्स में बिकवाली करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। सपोज अगर सोयाबीन या RM सीड की प्राइस में आगे फ्यूचर में ड्रॉप आता है, सपोज सोयाबीन के प्राइस 400 रुपए या 500 रुपए डाउन हो गए, तो इसका बेनिफिट NCDX के प्राइस में जो फॉल आएगा 400-500 रुपए का, कहीं ना कहीं वो जो नुकसान होने वाला था किसान को फिजिकल में जो माल उसका पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं NCDX के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जो नुकसान था उसकी भरपाई NCDX के प्लेटफॉर्म से बिकवाली करके हो सकती है। और दूसरा एक ऑप्शंस के ट्रेड भी इसमें अवेलेबल है। जैसे अभी NCDX में ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी हो रही है,
तो अरंडी और सरसों में ऑप्शंस में छोटा सा प्रीमियम देके किसान एक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, मामूली सा प्रीमियम देके अपना फ्यूचर्स को और स्टॉक्स को, फिजिकल स्टॉक्स को हेज भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टूल्स ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में दोनों में हेज करके किसान और कारोबारी अपने जो माल है फिजिकल का उसको हेज कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित खरे जी आपका डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए कि तिलहन इंडस्ट्री कितना बड़ा मार्केट है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं।